नमस्कार, आदाब। और आज हमारे साथ बेहद स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मनीष मंडल, आईजीआईएमएस, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और कहें कि चिकित्सा के मामले में जो उसका रेपुटेशन है वो बिहार के सभी अस्पतालों से बेहतर है और अच्छा है। उसके चिकित्सा अधीक्षक एचओडी गैस्ट्रो सर्जरी डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे, सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष मंडल जी हैं। सर, बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। मैंने जब आपको इंटरव्यू के लिए लाइन अप किया, कोशिश की कि हम आपका इंटरव्यू लाइन अप करें, तो मैंने आपको फ़ोन किया तो आपका एक मैसेज आया, पेशेंट नेम, अटेंडेंट मोबाइल नंबर। तो सर, मैं इंटरव्यू के लिए कर रहा था। जी जी जी। मुझे लगता है कोई भी फ़ोन करेगा तो कोई दिक्कत में ही है, तभी वो फ़ोन करता है, तो इसलिए मेरा वो इस तरह का जवाब रहता है। तो लगा कोई भी अगर हेल्प मांगे तो अगर वी आवर में भी करे तो लगता है कि कोई हेल्प होगा तो वेल एक्सटेंड होना चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, तो त्वरित कार्रवाई के लिए मैं इस तरह का संदेश देता हूँ। नहीं तो हम तो इंटरव्यू के लिए कर रहे थे। जी जी जी, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अच्छा सर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि आईजीआईएमएस पटना के और भी पुराने अस्पताल हैं, बहुत कम समय में इसने अपना रेपुटेशन एक अलग तरीके का बिहार में बनाया है और एक लंबा समय आपका इसमें रहा है। तो कैसे कैसे चीज़ें बदली? देखिए, कोई भी अस्पताल बिल्डिंग से या उपकरण से नहीं बनता, उसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं, उनका जो डॉक्टर्स का लिस्ट है वो कैसा है, उसके चिकित्सा कर्मी कैसे हैं, उसके नर्सेस कैसे हैं, सबका सम्मिलित रूप से ये इलाज जो है वो होता है। तो इलाज के लिए जो है वो दवाई या मशीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लोग डॉक्टर्स कैसे हैं, और डॉक्टर्स का इलाज जो है वो गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए, सस्ते में होनी चाहिए। तो सरकारी में आईजीआईएमएस संस्थान की बात करें तो संस्थान में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका शुल्क जो है बहुत कम पैसे पे किया जाता है इलाज, और ऐसे मरीजों का जब इलाज कम से पैसे होता है और अच्छा होता है तो उनमें विश्वास बढ़ती है, और एक विश्वास जो है वो बन जाती है तो वो निरंतर चलती रहती है। अच्छा, तो आपके अस्पताल में सबसे बड़ी ताकत क्या है अस्पताल की? लोगों का विश्वास यहाँ के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों पे, ये सबसे बड़ी ताकत है। और ग्रुप लीडर जब होता है तो सबको लेके चलता है। मेरा सीधा संवाद जितने भी जूनियर रेजिडेंट हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, सबसे सीधा संवाद रखता है। किसी को मुझसे बात करने और मुझसे उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं होती, इसलिए जब सीधा संवाद होता है तो कहीं कोई त्रुटि नहीं होती। अगर कोई डॉक्टर इमरजेंसी में इलाज कर रहा है और उसे किसी तरह की परेशानी हुई तो वो जानता है कि अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुरंत डॉक्टर मनीष मंडल सर को फ़ोन करूंगा और मेरा टेकअप तुरंत मामला हो जाएगा और निरंतर उसका समाधान भी हो जाता है। अच्छा सर, अस्पताल में तो कई बार ये देखा जाता है कि कोई कठिन परिस्थिति आ गई, कोई चैलेंजेस आ गए, जैसे कोविड-19, तो उन कठिन परिस्थितियों में कैसे निपटता है अस्पताल? कठिन परिस्थिति में बिना ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप इंश्योरेंस के नहीं होती है। इंश्योर करना पड़ता है लोगों को कि आपका देखभाल बढ़िया से होगा, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और उसमें ग्रुप इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आ रहा है तो उसका जो है आना, उसका रिसीव होना, हमारे चिकित्सकों का देखना, हमारे जांच कर्मियों का उनसे जांच करना, दवाई का वहाँ पहुँचना और इलाज शुरू होना, ये सब मैटर करता है। और ये सब एक नेकलेस की तरह होनी चाहिए। अगर नेकलेस में सब मोती एक तरह के हों तभी नेकलेस कहलाता है, अगर मोती अलग अलग तरह के हों तो नेकलेस नहीं कहलाएगा। और ये विश्वास की चीज़ है, अगर किसी को विश्वास हो जाए कि मेरा इलाज यहाँ बढ़िया होगा तभी वो आता है, अगर इलाज बढ़िया नहीं हो तो कभी कोई नहीं आएगा। जहाँ तक कोविड-19 की बात है, ये एक भयंकर आपदा था, महा आपदा था। इसमें डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि कैसे इलाज हो, क्या क्या चाहिए, और इसमें चीज़ें आती गई। चूँकि लोगों को बचना था तो इसमें लोग बचे। हम अपने संस्थान की बात करें आंकड़े की तो 1800 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए जो वेंटिलेटर पे थे, 14 से 1500 मरीज मरे, और कुछ जो 100-200 मरे वो इसलिए मरे कि वो वेंटिलेटर पे ही टर्मिनल स्टेज में सरकार के द्वारा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से भेजा गया था, तभी उनकी मृत्यु हुई। लेकिन हाँ, जो बचे उनमें काफ़ी खुशी थी। मुझे एक वाकया याद है कि एक 18 साल का लड़का, उसके परिवार में 3 लोग पॉजिटिव थे,
उसके पिता, उसके दादा और वो, और 2 लोग, पिता और दादा को बेड मिल चुकी थी, और बेटा यानी जो सबसे पोता था उसको बेड नहीं मिली थी। और मैं इमरजेंसी पहुंचा तो वो गैस्प कर रहा था, सांस, अंतिम सांसें ले रहा था। मैंने पूछा कि कोई बेड खाली नहीं है तो उसको एडमिट करो, तो मुझे जवाब मिला कि कोई बेड खाली नहीं है, एक पेशेंट का डेथ हुआ है। और मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद उसका स्ट्रेचर खींचते हुए उस रूम में ले गया जहाँ पे वो पेशेंट का डेथ हुआ था। स्ट्रेचर से उस पेशेंट को निकाला और उस पेशेंट को एंटर किया और उसको ऑक्सीजनेट किया और उसकी जान बची। हम सब जानते हैं कि सीटी स्कैन स्कोर अगर 15/15 या 24/24 है तो इसका मतलब होता है कि वो टोटल लंग लॉस, और टोटल लंग लॉस पे वो लड़का बचा। तो वो इसलिए बचा कि ग्रुप एफर्ट था। अगर उसे मैं बेड नहीं दे पाता, अगर हमारे चिकित्सक उसको तुरंत टिकअप नहीं कर पाते तो हो सकता है वो नहीं बचता। तो 18 साल का लड़का, और जिसका कि सीटी स्कैन बोल रहा है टोटल लंग लॉस, उसमें बच गया। ये बहुत खुशी की बात सबके लिए थी। अच्छा सर, कोविड-19 का जो दौर था उस वक्त जो है डर नहीं लगता था कि इस तरीके से लोग मर रहे हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं, आप इलाज कर रहे हैं, तो डर तो लगता होगा? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात है, मुझे था कि अब मैं अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुका था। आइदर डू और डाई। अगर मैं फ्रंट पे नहीं रहूँगा तो मेरे चिकित्सा कर्मी और चिकित्सक क्या करेंगे। तो एक वॉर रूम हमने बनाया था। उस वॉर रूम में 2 बार मीटिंग होती थी, दिन और रात। दिन का चीज़ शाम में डिस्कस करना और शाम का चीज़ सुबह में डिस्कस करना, यही चीज़ करते थे हम लोग। और उसको, वॉर रूम को हम लोगों ने रखा था त्वरित कार्रवाई के लिए। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत डैमेज कंट्रोल किया जाए। उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं के बराबर था। कैसे कैसे ऑक्सीजन आया, सरकार ने काफ़ी मदद की संस्थान में ऑक्सीजन देने की। वेंटिलेटर्स कम थे, वेंटिलेटर्स लिया हम लोगों ने जितना था, उसके अलावा और वेंटिलेटर्स हमारे पास आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, दोनों से वेंटिलेटर आए, तो उसके यूटिलाइजेशन हुआ। और जब चीज़ें अच्छी होनी होती हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो लाइन बनती चली जाती है। अच्छा, हम यहाँ रोकेंगे और आपको बताएंगे कि डॉक्टर मनीष मंडल जी से जो मेरा परिचय है वो कैसे हुआ। मैं एक चैनल में संपादक था, अपने कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं IGIMS पहुंचा था और मैं शूट कर रहा था बिल्डिंग्स को। तो डॉक्टर साहब को पता चला कि कोई मीडिया कर्मी आए हैं, बिल्डिंग को शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने खबर भेजा कि उनको बुलाइए। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर मनीष मंडल जी के पास। तो इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे शूट कर रहे हैं, कोई जूनियर ऑब्जेक्शन लगा देगा। तो इन्होंने एक आदमी दिया और उनको इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि ये जो शूट करना चाहें कर लें। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि पूरा अस्पताल हम कैमरा लेकर शूट किए। पूरे अस्पताल में कहीं भी एक कमी नहीं दिखी। तो चेयर पर बैठे बैठे जो अस्पताल अधीक्षक है, चिकित्सा अधीक्षक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि पूरे अस्पताल एक इंसान के साथ, एक जो अटेंडेंट थे उनके साथ उन्होंने मुझे घुमाया। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं अस्पताल में उन कमियों को ढूंढने आया था जिसे मैं दिखा सकूं और उस पर कुछ सुधार हो और सरकार सुध ही ले। लेकिन उस पूरे दौरान मुझे अस्पताल में कोई कमी नहीं दिखी। लेकिन सर, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना, वो थोड़ा सा मेरे ईगो को हट किया कि नहीं नहीं, इनको तो दिखाएंगे कि इनके अस्पताल में क्या कमी है। कैसे मैनेज किया था इतना सब कुछ? देखिए, अगर आप निरंतर काम करते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सफाई का हमने कर दिया है कि सफाई जहाँ भी होती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत मेरे पास आता है। 3 शिफ्ट में सफाई होती है, 3 शिफ्ट में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत आती है, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं जहाँ है वहीं से। सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी को जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से उसको हम चेक कर सकते हैं, कौन सिक्योरिटी मैन मेरा कहाँ है, उसकी ड्यूटी पे किस समय वो आया, किस समय वो गया। तो जब आप डिजिटलाइजेशन के युग में हैं और जब आप CCTV कैमरे के युग में हैं तो मॉनिटरिंग करना काफ़ी आसान हो गया है। लोगों को पता है कि मनीष मंडल वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं, और अगर ज़रा सा भी खामी लगेगी तो वो आके उसको ठीक करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको अपने भी साफ रहना है, अपने मन को भी साफ रखना है, और आपके जो कर्मी काम कर रहे हैं, जिनको ये करना है एक्चुअली, उनको भी दृढ़ संकल्पित करना पड़ता है। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो सफाई कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे निरंतर प्रेशर में भी अच्छा काम कर सकें। अच्छा, IGIMS में OPD में या कहीं और दिखाने अगर आप आए तो आपको एक बुकलेट मिलता है, जी। और जब आए तो आप वो बुकलेट लेकर आए।
अगर सुदूर ग्रामीण इलाके की बात करें, दूर की बात करें, से किशनगंज, अररिया, कटिहार, अगर वो बुकलेट छूट जाता है वहाँ, तो उसके क्या ऑप्शन है? ये सारे बार कोडेड है और स्कैन रहते हैं, तो उसका डेटा हमारे पास रहता है। उसके इन्वेस्टिगेशन सारे डिजिटलाइज्ड है, तो सारा इन्वेस्टिगेशन हमारे पास है। सिर्फ वो अपना मोबाइल नंबर अगर बताता है जिस पे वो रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर से सारा चीज़ हम उसका खोज सकते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर हर आदमी को याद रहता है, क्योंकि मोबाइल हर आदमी यूज़ कर रहा है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, मोबाइल तो उसके पास है ही, और उस मोबाइल नंबर से हम लोग सब चीज़ का रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐप जो लॉन्च किया गया है, उस ऐप के जरिए कैसे हम अपनी पर्ची खुद कटा सकते हैं? उस पर आप लॉगिन करेंगे, उस पर अपना आप नाम मांगेंगे, नाम देंगे ऐप का नाम क्या है? IGIMS। IAMS.org पे। अच्छा जी। IAMS आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपका IAMS का पूरा लोगो के साथ आ जाएगा, और लोगों पे जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे सवाल पूछता जाएगा आपको जवाब देना है। आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और इस सब जब आप देंगे तो फाइनली ओके होगा, OTP जाएगा। OTP से आप क्लिक करेंगे तब आपका जो पर्सनल डेटा है वो साझा होगा और वो वेरीफाई होगा, और तब आप रजिस्टर्ड हो जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा अस्पताल है, इतने सारे कर्मी हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, टीम वर्क कैसे मैनेज करते हैं? सभी विभागाध्यक्ष जो है उनसे समन्वय मिला के रखना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़रूरी जो है वो इतना वास्ट हॉस्पिटल में नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि 1 to 1 में सबको ध्यान रखना मुश्किल है। तो विभागाध्यक्ष से समन्वय मिलाने से पूरा जो डिपार्टमेंट है वो आपके अंडर में आ जाता है, और ख़ास करके जो वर्किंग फोर्स है वो होता है सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट। और सीनियर रेजिडेंट, जूनियर में मेरी एक विशेष नज़र रहती है कि उनको कोई कठिनाई नहीं हो, और अगर पेशेंट केयर में कोई भी कठिनाई होती है तो मैं खुद खड़ा रहता हूँ उनको हेल्प करने के लिए। कभी कोई मरीज से अनबन हो जाए, कहीं कोई जांच में दिक्कत हो जाए, किसी को ICU अगर नहीं मिल रहा है, जो भर्ती है, तो उसमें मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ, सुनवाई और कार्रवाई मेरी तुरंत हो जाती है। अच्छा, पेशेंट के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और योजना आपके दिमाग में? जैसे हमारे यहाँ फूड सर्विसेज है, तो उसके लिए जैसे ट्रेन में आप जाएंगे तो फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाता है, आप भर के देते हैं। तो मैंने हर विभाग में एक फीडबैक फॉर्म रखा है जो रैंडमली पेशेंट को दिया जाता है, और उस पेशेंट उसमें भरता है वो फॉर्म, और जब फॉर्म भर के देता है तो हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या खराब है। एक तो ये है। दूसरा कि पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या है, उसके लिए रजिस्टर भी रखे हुए हैं जिसमें वो अंकित कर सकता है, और उसको फिर हम लोग वीकली जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। मेरे यहाँ डिप्टी मेडिकल सुपरेंट्स हैं, एडिशनल मेडिकल सुपरेंट हैं, तो ये लोग इसको देख रेख करते हैं। जहाँ कोई दिक्कत लगती है या जब समाधान नहीं हो पाता है तो वो मुझसे समन्वय बिठाते हैं। आपके नेतृत्व में अस्पताल में कौन सा ऐसा सकारात्मक बदलाव हुआ है, वो जानना चाहते हैं। पूरा हॉस्पिटल डिजिटलाइज हो गया है। जब मैं खुद सीनियर रेजिडेंट यहाँ था, आज से मेरा 25वां साल संस्थान में है, तो 25 साल पहले जब ज्वाइन किया था सब मैनुअल था, अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गया है। तो उसका फ़ायदा है कि आप कोई भी चीज़ रिट्रीव तुरंत कर सकते हैं। दूसरा है कि पहले एक प्लेन पेपर हुआ करता जिस पे हम लोग लिखते थे दवाई, अब बुकलेट है, तो बुकलेट जल्दी नहीं भुलाता है। एक पन्ना तो गायब हो सकता है, गुम हो सकता है, लेकिन बुकलेट हर कोई याद रखता है, और उसमें एक डेटा मरीज के पास भी जनरेट होता है हमारे अलावा। तो दो है, एक डिजिटल डेटा हो गया, एक मरीज के पास डेटा हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि मरीज के परिजनों को रहने का बड़ा दिक्कत था, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ धर्मशाला बनवाया। पावर ग्रिड विश्राम सदन के नाम से वो जाना जाता है, उसमें करीब 350 लोग रह सकते हैं एक बार। इसके अलावा जहाँ जहाँ पेशेंट का लोड ज़्यादा था, जैसे आप इमरजेंसी की बात करें, तो वहाँ बैरक बनवा दिया, एटलीस्ट कोई अपना फ्री में वहाँ रह सकता है, मोबाइल चार्ज कर सकता है, शुद्ध पानी पी सकता है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम, हर ICU से वहाँ माइक लगी हुई है। अगर कोई मरीज का इमरजेंसी में कहीं भी पेशेंट है और ICU में उसको बुलाना हो तो वहाँ से जो है अनाउंसमेंट होती है और वहीं तुरंत उसको पता चल जाता है। तो कोई जोड़ नहीं कि मरीज ICU के सामने खड़ा है, वो अगर बैरक में भी है जो इमरजेंसी के सामने है तो उसको कॉल करने पर उसको दिया जा सकता है। मोबाइल तो खैर है ही, मोबाइल से भी कॉल कर सकते हैं। कभी कभी मोबाइल नहीं काम करता है या कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है, मरीज का परिजन इतना सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है कि मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया, तो उसमें ये कम्युनिकेशन सिस्टम काम आता है। तो अस्पताल का इंटरनल है। अच्छा, अपने आप को और पूरे स्टाफ को
जनता की सेवा, मरीज की सेवा करने के लिए मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, योगा बहुत बड़ा एक सकारात्मक चीज़ सरकार के द्वारा भी है और हमारे पौराणिक स्थिति में भी थी। योगा बहुत इम्पोर्टेंट, लोगों को, हर आदमी को, इवन आप हम जो हैं उनको भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। अगर आप योग में काम करते हैं और योग के द्वारा काम करते हैं तो आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल रहता है, और जब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक साथ काम करेगा तो प्रोन्नति और उन्नति तो होनी ही होनी है। मतलब योगा से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। जिस तरह से कोविड-19 एक चुनौती थी, भविष्य में कोई और चुनौती अगर आती है तो उसके लिए कितना तैयार है IGIMS? कोविड में हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा। इलाज की पद्धति क्या है पता नहीं, ऑक्सीजन की लेवल कहाँ कम रही है पता नहीं। अब है कि हम लोग का अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, हम लोग का ऑक्सीजन जो है लिक्विड ऑक्सीजन का स्टोरेज प्लांट है, तो हम लोग प्रचुर मात्रा में दवा और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे यहाँ है। पहले ये चीज़ थी हमें मार्केट से लेना पड़ता था। अपना सेंट्रल ड्रग स्टोर हम लोग का हो गया है। सेंट्रल ड्रग स्टोर होने से होता है कि जो छोटी मोटी दवाइयाँ से बड़ी दवाइयाँ तक आपको अपने इन हाउस घर पे है। तो अगर विपदा या आपदा ऐसी आई जैसे महामारी की तरह भी आया तो हम लोग सेल्फ सस्टेन है कि इसको बढ़िया तरह से इलाज कर सकें। अस्पताल में काम करने के लिए सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है, जो आपका देखिए, मनपसंद हो? मुझे तो ऑपरेशन थिएटर सबसे अच्छा लगता है। मैं खुद सर्जन हूँ और दिल में सर्जरी रहती है। तभी तक अभी सुप्रिटेंडेंट रहते हुए भी मैं प्रति वीक 2 दिन मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, 2 दिन मैं OPD में भी बैठता हूँ, 2 दिन मैं क्लास भी लेता हूँ। तो ये इसलिए है कि मेरे दिल में बचपन से था कि मैं सर्जन बनूं। मेरे फादर पीडियाट्रिशियन हैं, वो चाहते थे कि मैं पीडियाट्रिक्स में ही अपना आय का प्रोफेशन चुनूं, लेकिन मुझे लगा कि सर्जरी करने से जो दिल में खुशी मरीज को होती है वो और किसी चीज़ में नहीं। अच्छा, पूरे IGIMS में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए क्या करते हैं आप कि एक सकारात्मक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। और हम के लिए है कि सबको एक तरह से आप ट्रीट कीजिए, सबकी बातें सुनिए। सुनवाई और कार्रवाई में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। सुनवाई भी तुरंत और कार्रवाई भी तुरंत, तभी आप समन्वय बना के चल सकते हैं। और जो मेन वर्क फोर्स है वो किसी अस्पताल का नर्सिंग सर्विसेज होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन सर्विसेज होना चाहिए, जूनियर सीनियर रेजिडेंट होना चाहिए। इन सब का समन्वय मैं रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं आए मेरी वजह से, और उनको भी कोई बाहरी ताकत की तरह से दिक्कत नहीं आए। तो जब आप फ्री माइंड से काम करते हैं तो आप बढ़िया काम कर सकते हैं, सकारात्मक काम कर सकते हैं, और उसमें मरीज का फ़ायदा बहुत होता है। अगर कुछ एरर आता है, कुछ गलती होती है, तो उससे क्या सीखते हैं? ये डिपेंड करता है कैसी गलती है। गलतियां तो हो सकती हैं, अगर ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग मानव हैं, तो गलतियां हो सकती। उस गलती से सीखना जरूरी है और वो आगे नहीं हो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर अस्पताल में कोई भी त्रुटि गलती होती है तो उसमें सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैंने अपने स्टाफ और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ या जो भी मेरे स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दूँ कि वो ज़्यादा बढ़िया बेहतर तरीके से काम कर सकें। मरीज और उसके परिजन को आप क्या भरोसा देना चाहते हैं हमारे मार्फत? आपके मार्फत मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास IGMS में हम लोगों ने जगाया है वो इसलिए जगाया है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारा 8,000 पेशेंट्स पर डे का जो लोड है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। पूरे बिहार में किसी अस्पताल में 8,000 पेशेंट्स पर डे नहीं आते जितना IGMS में आ रहे हैं, और हम लोग उसका कार्रवाई और सुनवाई कर रहे हैं, तभी वो इलाज होके ठीक होके जा रहा है। अगर मान लीजिए कि टीम में कभी किसी चीज को लेकर मतभेद हो गया, तो आपका रोल उसमें क्या रहता है? समन्वय बैठाने का, मध्यस्थता करने का और एकजुटता बनाने का। अच्छा, वैसे तो IGIMS की जो छवि है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ी है, फिर भी इस छवि को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास आपके तरफ से, कुछ नए प्रयास जो किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी कमी हमारी जो है वो है बेड्स की, और मैंने हर स्तर पे अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर्सनल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पे, दोनों पे। तब जाके हमारा 500 बेड का अस्पताल बना, 1200 बेड का बन रहा है, 150 बेड का आई अस्पताल ऑलरेडी तैयार होकर काम कर रहा है। तो
तो बेड्स जब बढ़ेगी तो मैं लोगों को लौटने नहीं दूंगा। मेरी कोशिश रही कि बिहार का कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर संस्थान में आए तो उसको बेड जरूर मिले। ये सबसे बड़ी कमी है और उसको मैं निरंतर लगा हुआ हूँ ठीक करने का। अच्छा, नई नई जो मेडिकल तकनीक है वो आ रही है, जी। उन तकनीकों को कैसे अपनाता है IGIMS? नहीं, हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस से सारी जो नई तकनीक है उसकी मशीन खरीदी जाती है। अगर आप हमारा आई हॉस्पिटल देखें, हमारा कैंसर हॉस्पिटल देखें, दोनों जो है 5-7 साल के अंदर तैयार हुआ है और ये दोनों अस्पताल में वर्ल्ड क्लास का जो है सारा इलाज हो रहा है। चूँकि हमारी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने गुणवत्ता में कभी कोई कमी नहीं की। जो हमारी गुणवत्ता है वो वर्ल्ड लेवल की गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं। आई लेवल देखिए तो आई में सारा सुपर स्पेशलिटी जो वर्ल्ड भर में है वो हमारे यहाँ आई बैंक में भी है और आई डिपार्टमेंट में भी है। आई बैंक में हम लोगों ने पहली शुरुआत, बिहार में पहला आई बैंक जो था, आई बैंक ऑफ बिहार, वो IGMS में इस्टेब्लिश किया गया। इससे बहुत लोगों को जो देख नहीं पा रहे थे उनको रोशनी देने का काम किया। 1000 से ऊपर ऑपरेशन हम लोगों ने किए वैसे मरीजों का जो ब्लाइंड थे और उनमें कॉर्निया लगा के उनको रोशनी देने का काम किया गया। कोई एक केस बताइए जिसमें एक पेशेंट के लिए आपने पूरा फोर्स लगा दिया, यानी अतिरिक्त फोर्स लगा दिया, पूरा इंटेंशन लगा दिया उसमें। कोई एक केस जो आपके साथ हो। हमारे संस्थान में हमारे ही एक चिकित्सक थे, उनकी 12-13 साल की लड़की थी। क्या बीमारी था किसी को नहीं पता था, लेकिन कोई वायरल बीमारी था, ये ऐसा हम लोगों ने अभी तक सोचा है। उसका इलाज यहाँ भी किया गया, दिल्ली में भी किया गया और भी जगह किया गया, लेकिन फाइनली इलाज जो हम लोग ने किया वही कारगर रहा और उसमें हमने पूरी फोर्स लगा दी। 13 साल की बच्ची में 15 तरह का इन्फ्यूजन मैंने कभी ज़िंदगी में अपने नहीं देखा था। 15 तरह का इन्फ्यूजन उसमें लगाया गया और वो बच्ची ठीक हुई। आज हम लोग के बीच में है, स्कूल में पढ़ रही है और बिल्कुल ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो खुशी की बात मेरे लिए थी कि जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी वो जाके गए दिखाए, उसको मानक माना गया, उसको सही माना गया। इसमें इसका मतलब ये कि जो मेरी गुणवत्ता थी वो सबको अग्रसर के लिए प्रेरित कर रही थी। और जो इलाज हम लोगों ने किया उससे वो बच्ची बची। चूँकि डॉक्टर की बेटी थी, हमारे फैकल्टी थे, तो हर आदमी इमोशनली जुड़ा हुआ था कि वो बच्ची जानी नहीं चाहिए। और बच्ची को 15 इन्फ्यूजन लगाना, वो भी 13 साल की बच्ची को 15 इन्फ्यूजन लगाना, उसमें पंप होता है जिसमें मशीन से दवाई दी जाती है, वो लगाना और उसके बाद बचा लेना, ये अपने बड़ी बात होती थी। अच्छा, ये आपकी ओवरऑल टीम में आपको किस बात पे गर्व होता है? अच्छा इलाज जब आप करते हैं तभी लोग आपके पास आते हैं। अगर आपका इलाज नहीं रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, आपके पारदर्शिता अगर नहीं रहेगी तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। और ये विश्वास एक दिन में नहीं जगता। हम आज अच्छा बोल दें, कर दें, कल कोई मेरे पास आने लगे, ये संभव नहीं है। ओवर द ईयर्स ये चीज़ डेवलप IGMS ने किया है। हमारे जो निदेशक पूर्व में थे और जो अभी वर्तमान में निदेशक हैं, सबके समन्वय से, सारे HODs के समन्वय से, सारे नर्सिंग स्टाफ के समन्वय से ये अस्पताल बना है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये निरंतर अग्रसर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ता रहेगा और देश में एक अपना अलग पहचान करेगा। अच्छा, तो अब तो ये हो गए अस्पताल से जुड़े सवाल। अब कुछ अलग पूछते हैं। दिन भर फोन आता होगा कि सर मेरा पेशेंट है, सो एडमिट करा दीजिए। मेरा टेलीफोन कॉल सेंटर है और मुझे खुद अगर एनालाइज करने का मौका मिले कि मैं आज कितना फ़ोन रिसीव किया हूं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। कभी कभी नींद में भी टेलीफोन ही सुनाई देता है। अच्छा। ऐसी स्थिति मेरी हो जाती है कभी कभी। जैसे फोन बजता होगा, फोनोमैनिया उसको कहते हैं ना। जी बिल्कुल। लगता है घंटी बज रहा है। जी, आपका फोन साइलेंट पे रहता है या रिंग पे? मेरा 24 घंटे साइलेंट पे रहता है, लेकिन मैं रिसीव करता हूँ वाइब्रेटर पे। रात में सोने से मैं सिर्फ उसको नॉइज़ पे या जो म्यूज़िक है उस पर करता हूँ, अदरवाइज दिन में साइलेंट पे ही रखता हूँ। इतना फ़ोन बजेगा तो अगला मतलब इरिटेट हो जाएगा उस फ़ोन के म्यूज़िक से या उसके रिंगटोन से। किस किस तरह के फ़ोन आते हैं? हर तरह के फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं आम और ख़ास हर का फ़ोन रिसीव करता हूँ। जब आप किसी खास व्यक्ति का फ़ोन रिसीव करेंगे तब अगला कोई प्रॉब्लम है। जब आप सबका फ़ोन रिसीव कर रहे हैं तो हाँ, मेरे लिए कठिनाई ज़रूर है, इतना फ़ोन कॉल रिसीव करना कठिनाई ज़रूर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर फ़ोन कॉल रिसीव करूँ। अगर नहीं कर पाया तो रिंग बैक करता हूँ, या किसी का भी फ़ोन हो। अच्छा, मैं अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन
यहाँ पर जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो थोड़े हायरार्की में रहते हैं। मैं तो कई बार आपके दफ्तर में गया, आराम से मिला, मैंने कहा, बात की। तो आप उस वो जो कल्चर है, इसको हम लोग मोदी जी कहते हैं वीआईपी कल्चर, उस कल्चर को क्यों नहीं अपना रहे? आप आम और खास दोनों डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे तो कभी कठिनाई नहीं होगी। और अपने आप को मजबूत रखना, अगर आपका व्यवस्था अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था जब हमारी पहली मुलाकात आज से 5 साल पहले हुई? जब मैं पहुंचा तो आपने कहा, आपने एक आदमी दिया, बोला इनको पूरा अस्पताल शूट करा दीजिए। उस दिन आपके दिल में ये नहीं आया कि कहीं कुछ दिख जाएगा तो मीडिया में आ जाएगा? वो मेरी अच्छाई के लिए होगा, मेरी कमी जानी जाएगी, मैं उस कमी को ठीक करूंगा। नहीं, लेकिन मैं अपने आप से संतुष्ट था, मैं अपने संस्थान से संतुष्ट था, इसलिए मैं निर्भीक होकर इमीडिएटली आपको एक आदमी दिया कि आप घुमा लीजिए, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम मेरा अच्छा है। कोशिश करता हूँ, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उस गड़बड़ी को कोई उजागर करता तो उससे सीख के उसको कार्रवाई करके ठीक करना भी मेरा ही काम है। लेकिन हमने खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन आपने व्यवस्था दुरुस्त रखी थी। आखिर में बिहार के तमाम लोग को क्या कहेंगे? आजकल का जो ज़माना है वो खान पान से अपने आप को ठीक रखने का ज़माना है, और इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप दवा में खर्च मत कीजिए, आप इम्यूनिटी पे खर्च कीजिए। और जो मेरा पौराणिक चीज़ है, जैसे आंवला है, जैसे कि फल है, ये आप जरूर सेवन कीजिए। और हरी सब्जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा देश दुनिया अब नॉनवेज छोड़ रहा है। आप वेस्टर्न कल्चर में भी जाएंगे तो वो लोग भी नॉनवेज छोड़ रहे हैं, वो लोग भी वेजिटेरियन हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर नॉनवेज लेना भी है तो रेड मीट नहीं लें, प्रोटीन युक्त चिकन होता है, फिश होता है, अंडा का वाइट होता है, वो लें। और साथ में जो फल है उसका सेवन करें। खास करके सेब जो है उसमें हरा सेब जरूर लें। लाल सेब लेंगे तो वो खतरे की घंटी है, उसमें पॉलिश रहती है, वैक्स रहता है। तो अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने से खान पान आपकी अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी बढ़ेगा। और योगा आपका बैकबोन होना चाहिए। अगर आप अपने लिए आधा घंटा भी देते हैं पूरे 24 घंटे में, तो वो काफ़ी है आपके हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए। और जिन लोगों को असुविधा हो आईजीएमएस आने में, उस मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। कभी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर मनीष मंडल से कैसे मिलूं, चिकित्सा अधीक्षक से कैसे मिलूं। आप आराम से चैम्बर में आके मिल सकते हैं। बस ज़रूरी है तो आपको अपने बारे में लिख के बाहर जानकारी देना कि आप कौन हैं और किस संबंध में हमसे मिलना चाहते हैं, ताकि आपको देखते ही मैं समझ जाऊं कि मुझे क्या मदद करनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त समय से आपने समय दिया, और मैं फ़ोन इंटरव्यू के लिए कर रहा था, पेशेंट के लिए तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ये थे डॉक्टर मनीष मंडल, जिनकी कार्यशैली ने पटना के आईजीआईएमएस को बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना दिया। वैसे तो कई अस्पताल हैं, लेकिन अब एक बार आईजीआईएमएस घूमिएगा तो आपके जो विचार सरकारी अस्पताल को लेकर हैं वो बदल जाएंगे। अभी के लिए हमारे सहयोगी शशि और मुझे यानी विकास कुमार ओझा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।